बेकिंग सोडा, एक दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक बेकिंग सोडा है, एक बेकिंग पाउडर है। तो बेकिंग सोडा क्या है? NaHCO3, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसको कैसे बनाया जाता है सृजन, सोडियम बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट को? सोडियम बाई कार्बोनेट। हाउ, व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इट? नमक में क्या क्या डाल दें? पहले तो ब्राइन सोल्यूशन ले लो। हाँ, नमक ले लीजिए, पानी ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, और क्या ले लें? अमोनिया ले लो। दो तो गैस हो गई, दो गैस हो गई और ब्राइन सोल्यूशन हो गया। अगर दो गैसेज जिसमें डाल दी जाएं तो इससे क्या बन जाता है कि Na और एक H और एक C, NaHCO3, तो CO2, एक H फिर भी बचेगा ना, क्योंकि NaH और CO3, NaHCO3, और तो एक H जो बचेगा वो एक H इसके साथ ले लो, NH4, और एक Cl भी इसके साथ ले लो, तो NH4Cl हुआ कि नहीं? सो व्हेन, ठीक है, CO2 गैस एंड अमोनिया गैस is passed through brine solution, ठीक है। सो passed through brine, बोलो। हाँ, passed through brine solution, then उसमें क्या अगर इससे पास किया जाए देन और मैथ्स का भी इसमें वाइवा होगा, जो वैल्यूज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ वो भी पूछी जाएंगी कि 10, 30 ये सब भी पूछा जाएगा। सो इट इज़ पास्ड थ्रू ब्राइन सोल्यूशन, देन ये क्या क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? देन NaHCO3 एंड NH4Cl इज प्रोड्यूस्ड। लेकिन फिर इन्हें अलग अलग कैसे किया जाता होगा सृजन, जब ये दोनों तो दोनों ही पाउडर हैं, फिर अलग कैसे करते होंगे? पानी डाल, ये सही बताया। देखो सही काम पहले बता देता है जिसको मालूम होता है, जिसे नहीं पता है वो बैठा है। सो सॉल्यूशन इज, जो भी ये चीज़ है इसको हीटेड, हीटेड तो नाइन्थ में पढ़ा, इसलिए कुणाल ने बता दिया कि NH4 सब्लिमेट हो जाएगा, लीविंग NaHCO3 बैक इन, जो भी होगा। सो हीटेड देन NH4Cl इज सब्लिमेटेड, वो उड़ जाएगा हवा में, लीविंग बैक NaHCO3। NaHCO3 बेकिंग, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा। और ये कोल्ड वाटर में लेस सॉल्युबल है और हॉट वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है। इट इज़ बेकिंग सोडा, ये एक तरीके का एल्कली है, माइल्ड एल्कली, इज एल्कलाइन या बेसिक इन नेचर, एक ही बात है, बेस वही चीज़ हुई, OH छोड़ देगा ये, बेस इन नेचर। और इसका pH क्या होता है? हैविंग pH इक्वल टू, कुणाल कितना होता होगा? अच्छा बताया, क्योंकि अभी पिछली बार ही बताया गया है तो 10 था, तो इट इज़ 10, तो इसका ये है, इट इज़ लेस सॉल्युबल, ठीक है। 10.5 भी जो आपने बताया था लगभग इसी के बराबर है, आपने भी कहीं पढ़ा ही होगा। लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर एंड बट
वेल सॉल्युबल इन हॉट वाटर। इसलिए जब आपने देखा होगा कि थोड़ा सा दूध गर्म हो जाता है हल्का सा, तब बेकिंग सोडा मम्मी मिलाती हैं। आप कई बार ऐसा होता है ना, दूध उबालने में देर हो जाती है, तो बेकिंग सोडा तो ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में ना हो। तो 10 रुपए की डिब्बी मिलती है और हर दुकान में मिल जाती है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा it is so common that in every provision store it is available now. So let us see, ये वाइट कलर का पाउडर होता है बेकिंग सोडा। सो सभी ज़्यादातर दुकानों में भी आप इंग्रेडिएंट्स जहाँ देखते होंगे, कहीं भी जाते होंगे तो ये आसानी से आपको कहीं भी दिख जाता होगा। यानी बिग बाज़ार गए या कहीं भी गए तो ये डिब्बी ज़रूर खूब देखी गई होगी, आप लोगों की नज़र पड़ी होगी। तो बेकिंग सोडा कई कई तरीके से 10 रुपए की डिब्बी आती है एंड इट इज़ सो कॉमन, क्योंकि हर जगह इसका यूज़ होता है। तो अब देखिए इसका यूज़ है कि ये मिल्क में डाला जाता है। अगर मिल्क में डाल दिया जाए, या एंटासिड है, या फायर फाइटिंग अप्लायंस में इसका यूज़ होता है। और खाने में ज़्यादातर एडिबल में, यानी इससे बेकिंग पाउडर भी बनता है। अगर इसमें टार्टरिक एसिड, थोड़ा इमली डाल दो इसी बेकिंग सोडा में, तो फिर क्या होता है कि जो इसका pH है 10 वो 7 तक आ जाता है। और नहीं तो अगर आपने बेकिंग सोडा डाल दिया पाउडर में, तो होगा क्या कि NaHCO3 का ज़रा देखो कि NaHCO3 अगर इसको किसी खाने में डाल के गर्म कर दिया जाए, बेकिंग सोडा पे डाल दिया, तो होगा क्या बताइए हीट करने पर? तो क्या Na2CO3 बन जाएगा, जो कि ये है, और इट इज CO2। ये किसका फार्मूला है? क्या वॉशिंग सोडा? बोलो, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है कि नहीं? सोडियम कार्बोनेट। तो वास्तव में जब ये डाल के दूध में हीट करते हैं तो क्या दूध झाग देने लगता है, ऊपर खूब झाग आ जाता है। रन तो किया ही होगा। तो इस आपने ऊपर लिखा है सॉल्यूशन इज हीटेड देन NH4Cl इज सप्लीमेंट्री। सर ये तभी बनता है क्या वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा अगर मान लो इसे हीट कर दो तो NH4Cl क्या है बताओ? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन आपने देखा है? सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड 9th में एक फिगर है कि जिसमें ये दिखाया गया है कि अगर NaCl और NH4Cl को आपस में रख दिया जाए तो होता क्या है कि जो NH4Cl है वो तो उड़ जाएगा। हम जितनी बार भी अपने NH4Cl बच्चों को दिखाने के लिए जितनी बार भी डिब्बी खोलते हैं, वो थोड़ा ना थोड़ा तो कम हो ही जाता है, तो वो बहुत तेज़ी से सब्लिमेट होता है। तो ये NH4Cl का ये डायग्राम देखा है, ये देखो सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, बोलो 9th का। उड़ जाता है कि नहीं हीट करने पर? तो ये उड़ जाएगा तो बताओ। NH4Cl सब्लिमेट होता है बेटा, फार्मूले का तो पता नहीं, अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट हो जाता है। फार्मूला क्या पूछना चाहते हो पूछो, हम बता देंगे आप। नौसादर अमोनियम क्लोराइड को पूछे हो ना कि क्या कहते हैं? हिंदी में नौसादर कहते हैं, अपनी दादी से पूछ लेना। अमोनियम क्लोराइड को ही तो पूछ रहे हो ना कि क्या कहते हैं। हाँ, तो ये क्या होता है, नाक में जब मोती चला जाता है, इसका स्नीजिंग इफेक्ट है, तो इसको सुंघा दिया जाता है। बच्चे की तेज़ी से छींक आती है तो कोई भी चीज़ है तो वो निकल आती है, तो इसी के लिए होता है। समझ में आ गई ना? अमोनियम क्लोराइड है तो ये अमोनियम क्लोराइड, और ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये बेकिंग सोडा है जो ये बन गया। तो ये ऊपर हमने लिख ही दिया फार्मूला बेकिंग सोडा का कि सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हीट किया जाए तो क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट इफ इट इज हीटेड देन क्या होगा बताओ? क्या ये वॉशिंग सोडा बना देगा? क्या ये झाग देगा? ये एक तरीके का एज गुड एज डिटर्जेंट है। ये कैसा होता है?
डिटर्जेंट। क्या आप सोचते हैं कि ये जो बेसेस होते हैं ये टेस्ट में कड़वे होते हैं? बताओ। तो अगर मान लो आपने दूध में इसे थोड़ा सा डाल दिया, पहली बात तो डिटर्जेंट है तो झाग देगा, और वो दूध पीने में क्या कड़वा लगेगा? और साथ ही साथ में ये H2 और CO2 डाल देगा। मान लीजिए आपने बेकिंग सोडा है, ये क्या है बताइए? बेकिंग सोडा, और इसका pH कितना है? 10। तो इसका टेस्ट कैसा होगा? बिटर। पानी में डालने पे कैसा होगा? स्लिपरी होगा, स्लिपरी भी होगा। तो अच्छा, क्योंकि pH 10 है तो ये बेसिक हो गया। अगर इसको आपने किसी उसमें डाल दिया, डो में, रोटी में थोड़ा सा मिला दिया, और सोचा कि अपने घर में ये ब्रेड बना लें, भाई आटे में मिला दो जरा सा तो ब्रेड बन गया, तवे पे रख दो, ब्रेड की तरह फूल जाएगा, और फिर उसे काट के खा लो स्लाइस। कोई आपको बाहर से तो बनाना नहीं पड़ता है, घर ही में बना लो। तो अब इस चीज़ को यही वो लोग करते हैं, आटे में मिला देते हैं तो व्हीट ब्रेड बन गया, और उसी को ओवन में रख दो, जिसके घर में ओवन की सुविधा हो। आप में से कुछ लोगों के ओवन भी होगा तो वहाँ रख लें, तो उसमें भी रख सकते हो। सिर्फ आटे में मिलाना है और कुछ नहीं करना है। अच्छा, लेकिन उसके बारे में सोचो, क्या उसमें CO2 रिलीज होगा? तो अब अगर वो जो CO2 रिलीज होगा, bread is fluffy in nature, so now अब हम देखते हैं कि अगर ऐसी बात है तो जो ब्रेड होती है वो इसके डालने की वजह से क्या हो जाएगी? क्या उसके अंदर जो CO2 है वो उसको फ्लफी बना देगी? ये देखो, यानी जो भी ब्रेड फूल क्यों गई? क्योंकि इसके अंदर ये पोर्स कैसे आ गए? क्या यही जो CO2 है वो ट्रैप हो गई क्या? तो बेकिंग सोडा डाला और हीट किया तो क्या ये निकला CO2? और क्या वो CO2 डो के बीच में जगह जगह हवा के रूप में ट्रैप हो जाएगा? तो अब वो चीज़ पकेगी और साथ में खूब फूल जाएगी क्या? बर्तन में थोड़ा सा आप आटा डालोगे, लेकिन जब वो कटोरी में आप ओवन से निकालोगे तो वो ऐसे बनेगा, कपकेक। देखा है कपकेक? ऐसे कोई भी जिसमें थोड़ा सा बन लगा होता है, एक कप नीचे ऐसे होता है, इतना डाला जाता है मटेरियल और इतना फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? क्योंकि ये CO2 की वजह से। तो व्हेन CO2, तो बेकिंग सोडा, फिर भी एक इसमें डीमेरिट क्या है? हम बेकिंग सोडा क्यों नहीं डाल सकते? क्या ये हमारा केक कड़वा लगेगा खाने में? लगेगा जैसे डिटर्जेंट मिला दिया क्या? सो इफ, तो हम इसका pH न्यूट्रल कैसे करें? ये तो बेसिक है। तो क्या इसमें कुछ क्या डालेंगे सर? टार्टरिक एसिड, जो इसमें बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा इज यूज्ड। पहला इसका यूज क्या है बताइए? यूजेस ऑफ, ये बेकिंग सोडा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सोडियम से है, तो इसलिए सोडा बोलते हैं। जैसे कॉस्टिक सोडा होता है, सोडा का मतलब सोडियम। लेकिन फिर भी इसमें सिर्फ आप क्या करो कि थोड़ा सा कुछ ना कुछ टार्टरिक एसिड डाल दो। जैसे कि टार्टरिक एसिड किसका होता है? ये इमली में पाया जाता है, या कोई भी सिट्रिक एसिड डाल दो। सिट्रिक एसिड भी बाजार में खूब उपलब्ध है। तो अब आपके घर में अगर बेकिंग सोडा, सिर्फ इसका pH 7 लाने के लिए, तो अगर इसमें कोई एसिड डाल दो, कोई ऑर्गेनिक एसिड, कुछ ना करो तो घर में टमाटर है, नींबू है, कुछ तो डाल दो। कुछ ऐसा डाल दोगे तो क्या pH 7 आ जाएगा? और नहीं डालोगे तो कड़वा कड़वा लगेगा और मुंह में साबुन साबुन लगेगा, और पेट फूला फूला लगेगा जब वो इडली डोसा खाओगे। तो इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है कि नहीं? तो कड़वा नहीं होता सर, पता नहीं टेस्ट कैसा ही होता है उसका। तो वो जो भी हो, लेकिन वो एल्कली है, सोपी है। नाउ लेट अस सी। सर केक बनाते हैं सर, उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं, बेकिंग पाउडर। हाँ, सिट्रिक एसिड, जस्ट सी। ये अगर आप इसमें सिट्रिक एसिड भी बाज़ार में खूब मिलता है। यानी अब हमारे यहाँ तो हम लोग कोचिंग में होते हैं तो सब दिखा देते हैं, लेकिन अब यहाँ पर तो नहीं दिखाया जा सकता है ना। बाज़ार में जब भी बिग बाज़ार ये सब है, आपने देखा ही होगा कि नींबू से बनता है सिट्रिक एसिड।
तो सिट्रिक एसिड डाल दो या टार्टरिक एसिड डाल दो, ये सभी आपको नीचे मेडिकल स्टोर में मिल जाएंगे। और ना डालना चाहो तो बेकिंग पाउडर सीधा ही खरीद के लाओ बाजार से, वो भी घर में सबके होगा ही, क्योंकि किसके घर में इडली डोसा नहीं बनता। तो इस तरीके से यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, इफ टार्टरिक एसिड इज मिक्स्ड, कौन सा एसिड दिखाया था आपने? ये सिट्रिक एसिड है, ऐसे ही बाजार में टार्टरिक एसिड मिल जाएगा। ये सब 10-10 रुपए के पैकेट हैं, कहीं बाजार में प्रोविजन स्टोर में मांग लेना, आप मेडिकल स्टोर में भी मत मांगो, क्योंकि ये घर में यूज होने वाली चीजें हैं। तो टार्टरिक वो किसका होता है? टार्टरिक इमली में होता है, टैमारिंड में। तो सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, यही सब है, सब बाजार में मिल जाता है। टार्टरिक एसिड इज मिक्स्ड इन, और कई बार ऐसा भी होता है कि चीज़ें आंखों के सामने होती है, हमें पता नहीं होता तो नज़र नहीं जाती है। तो कई बार आप बिग बाजार में गए होगे और इग्नोर कर दिया होगा, ये पता नहीं क्या रखा है, लेकिन अब जैसे जाओगे तो आपकी नज़र जाएगी, अरे हाँ ये ऐसा है, इसमें ये है। तो टार्टरिक एसिड इज मिक्स्ड इन NaHCO3 बेकिंग सोडा, तो यानी NaHCO3 और प्लस टार्टरिक एसिड। इसके हमें फार्मूले में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्गेनिक एसिड है, तो इसके आसान फार्मूले नहीं होते हैं। तो इससे क्या बन जाएगा बताओ, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड से क्या बेकिंग पाउडर बन जाएगा। और बेकिंग पाउडर किस काम में आता है, तो इसका जो pH है वो 7 होता है। अब pH 7 हो गया तो अब तो ठीक है ना, अब तो खाने में हम यूज़ कर सकते हैं ना, साबुन जैसा नहीं लगेगा ना खाने में, कड़वा कड़वा। तो फार्मूला ऑफ टार्टरिक एसिड, ठीक है। अब जरा देखो कि इस तरीके से है। नाउ C4H6O6, ज़्यादा इसके बारे में जानना नहीं है। अब ये देखो, सब जानते हो आप फिर भी पूछते हो, टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड है। उस दिन पूछा नहीं था कुणाल ने कि ऑक्जेलिक एसिड होते हुए भी क्यों उसे कहा जाता है कि सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है, मैम ने कहा है। तो उसलिए क्योंकि उसमें ऑक्जेलिक एसिड की परसेंटेज कम है और सिट्रिक एसिड ज़्यादा है, इसीलिए तो कहा जाता है। अच्छा, सो बेकिंग सोडा में अगर टार्टरिक एसिड मिला दिया जाए, टार्टरिक एसिड इज मिक्स्ड इन बेकिंग सोडा, देन इट्स pH goes to shifts to 7, it forms baking powder। अब ये क्या बन गया बताओ, सिर्फ मिला दिया है, हाथ से मिला लो घर में, फॉर्म्स कोई रिएक्शन नहीं है, केमिकल रिएक्शन, बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर किस काम में आता है, which is used to bake, जो केक होते हैं, ब्रेड होता है, बन होता है, या डोसा पेस्ट, डोसा इडली पेस्ट, डोसा पेस्ट, पेस्ट्री में इस्तेमाल होता है ये सब चीज़। सो इट इज़, इन सब में यूज़ होता है। सो व्हेन दीज आर, ये जब बेक किए जाते हैं, व्हेन इट इज़ बेक्ड, तो जब इसे बेक करेंगे, देन CO2 इज रिलीज्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ, किसके डिकम्पोजिशन से बताएं कुणाल, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ NaHCO3। NaHCO3 की डिकम्पोजिशन से CO2 निकलेगा, विच मेक्स फूड फ्लफी, जो फूड को क्या बनेगा, स्पॉन्जी बना देगा कि नहीं, फूड फ्लफी, तो फ्लफी बन जाएगा, बस उसमें टेस्ट क्या ऐड करेगा, लेकिन वो फ्लफी हल्का हो जाता है, तो उसका वॉल्यूमिनस हो जाता है। सॉलिड होगी इडली तो कच्ची कच्ची लगेगी, और फ्लफी होगी तो अच्छे से बेक हो जाएगी, अंदर तक पक जाती है। तो इस तरीके से NaHCO3 जब भी हीट किया जाएगा, तो हीट करने पे क्या होगा, जरा इसे वगैरह में भी बेकिंग पाउडर होता है। किसमें, इनो में तो बेकिंग पाउडर होता ही है,
या ये बहुत अच्छा बताया है। ये कितना, देखो अभी कोई और होता तो कह देता कि इनो में बेकिंग पाउडर होता है, लेकिन इन्होंने कितना अच्छा पॉइंट पकड़ा कि उसमें बेकिंग सोडा होता होगा, क्योंकि हमें एसिडिटी होती है। तो हम बेकिंग, बहुत अच्छी बात कही है कि देखो ये इंटेलिजेंस ही तो है। और अगला कोई होता कहता बेकिंग पाउडर पी लो, ना मर रहा हो आदमी तो मर जाए। तो जैसे इन्होंने बताया कि Na2CO3, Na2 यहाँ से ले लो और CO3 यहाँ से, तो क्या होगा Na2CO3 और प्लस क्या हुआ CO2 और प्लस H2O। तो ये जो होता है, क्या यही फूड को फ्लफी बना देता है? बताइए। मेक्स फूड फ्लफी। तो जो ये रिलीज होती है CO2 वो कर देती है। तो पहला हमने यूज़ क्या बताया कि ये, अब एक इनो की बात भी इन्होंने कर दी, उसको भी लिखना जरूरी है कि इफ ये बेकिंग सोडा इज यूज्ड, ये किस लिए यूज होता है? ईसबगोल की जो भूसी आती है बाजार में, वो एंटासिड के लिए भी यूज होती है। सो इज यूज्ड इन मेकिंग, ठीक है, इनो बनाने, या ईसबगोल डस्ट, ईसबगोल डस्ट, ईसबगोल की भूसी, वो भी खाते हैं लोग एज एंटासिड। एंटासिड तो बेकिंग सोडा यूज किया जाता है, न कि बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर यूज करोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? पीएच, अगर आप पीएच जिसका 10 हो वो यूज करो तो ठीक है, नहीं तो एक आदमी जिसका कि पेट गैस से भर गया है, तो अब वो मान लीजिए वो क्या करे, जिसका पीएच पहुंच गया 4, तो उसको 10 वाला पीना चाहिए कि 7 वाली चीज पीनी चाहिए? एसिडिटी, तो एसिड, क्योंकि एसिडिटी को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? बेसिक चीज न्यूट्रलाइज करेगी, तो इसलिए इसे एंटासिड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? क्योंकि दैट इज NaHCO3। तो ये हमारे पेट में निकलने वाले क्या HCl से ये रिएक्ट कर जाएगा क्या? और रिएक्ट करने के बाद क्या ये NaCl बना देगा? देख लो। और क्या H2O बन जाएगा और CO2 बन जाएगा? बिल्कुल एग्जैक्ट बैलेंस है, चेक कर लेना। सब चीजें न्यूट्रलाइज हो गई कि नहीं? अरे आपने दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है? यूज्ड इन मेकिंग। इनो, जो इनो नहीं आता बाजार में, अरे उसके अलावा और ईसबगोल की भूसी वो भी इस्तेमाल की जाती है, ईसबगोल डस्ट। तो दैट इज उसको भी यूज करते हैं। सो इनो में ई आएगा सर। अभी ठीक कर देते हैं। सो ये ईसबगोल की भी जो होती है बाजार में, ये है। तो इसको देख लो, ईसबगोल की भूसी, सत ईसबगोल, यही खूब बिकती है बाजार में। तो जैसे क्या होता है, एसिडिटी हुई या कुछ हुआ तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सिद्धपुर पहले बिकती थी ना? बहुत बिकती थी, तो लगभग सभी लोग इसको यूज़ करते थे। ये सिद्धपुर फैक्ट्री में बनती है, तो वहाँ पर बिकती थी। और नहीं तो अभी तो इनो आ गया है। इनो की स्पेलिंग क्या है? तो इसे ENO कर दो, ENO। तो इसमें इस्तेमाल होती है। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से इसने एसिड को काउंटरैक्ट किया, न्यूट्रलाइज कर दिया कि नहीं? सो इट न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड एंड इट सूद्स द इन्फ्लेमेशन इन स्टमक। तो ये क्या करेगा बताओ? न्यूट्रलाइजेस, ये न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड एंड अभी कौन ज्वाइन हुआ है योगेंद्रा के नाम से? न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड। ओके ओके, आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, कई बार इधर उधर करना पड़ रहा है। हाँ सर, आज वाईफाई नहीं आ रहा सर सुबह। अच्छा, इसीलिए आप दूसरे फ़ोन से ज्वाइन हुए।
एंड soothes इन्फ्लेमेशन इन स्टमक। अच्छा, अब आगे देखो कि ये तो हमने बात कर दिया बेकिंग सोडा की। अब देखिए तीसरी बात क्या है, एक तो एंटासिड हो गया, एक बेकिंग पाउडर। कोई मुझे थर्ड पॉइंट बताएगा बेकिंग सोडा का यूज क्या है? सर फायर एक्सटिंग्विशर। लो, इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट स्पॉइलिंग मिल्क। अभी वो भी लिख रहे हैं। तो मिल्कमैन ऐड, मिल्कमैन क्या करते हैं बताओ इसको? ऐड इट थोड़ा सा एक पता डालते हैं। in milk to shift pH of milk towards slightly basic side, थोड़ा सा उसे बेसिक बना देते हैं। बेसिक साइड क्यों बना देते हैं, यानी एबव 7 क्यों कर देते हैं? डालोगे तो 7 से ज़्यादा। आपकी वो कर्ड में ना बदले सर, टाइम ले, मतलब खराब ना हो जाए। एज वी नो, हम जानते हैं कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो दूध में पाए जाते हैं, ये होते ही हैं दूध में। ऐसा नहीं है कि दही बाजार से नहीं लाओगे, अगर ऐसा रख भी दोगे तब भी दूध, तब भी वो खट्टा हो जाएगा, दही बन जाएगा। सो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया According to Wikipedia, नाउ ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, मिल्क में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, दीज आर प्रोलिफरेटिंग। तो ये होते हैं, दीज आर मिल्क में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो मिल्क में इस तरीके के, बैसिलस का मतलब है कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो दे आर फाउंड इन मिल्क। एंड ये किस किस काम में आते हैं? आर दे यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड, तो वो खट्टा कर देते हैं उस चीज़ को। तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करते हैं? दे प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का क्या मतलब होता है? क्या रिप्रोड्यूस या प्रोलिफरेट, अपने का उत्पादन करने में इन एसिडिक मीडियम। तो वो एसिडिक मीडियम में पैदा होते हैं। तो वो मिल्क को उसने अगर बेसिक्स में शिफ्ट कर दिया है, और हम जानते हैं कि इनको एसिडिक मीडियम चाहिए, तो क्या वो अपना रिप्रोडक्शन जारी रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे? क्योंकि आपने तो पीएच ही बदल दिया। जब मीडियम ही ठीक नहीं रहेगा तो फिर उनका रिप्रोडक्शन कैसे होगा? और अगर वो बढ़ेंगे, हाँ, दूध अपने आप भी हो जाता है क्या सर कर्ड में? दूध अपने आप कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में, तो उसके लिए कुछ नहीं चाहिए। सर हमारे घर पे तो सर वो करना पड़ता है ना सर, वो करना डालना पड़ता है, तो अदरवाइज आप उसे रख दें तो वो काफ़ी खट्टा हो जाएगा। तो उसको रेगुलेट करने के लिए हम डेलिबरेटली उतना कर्ड डालते हैं, और जब वो सेट हो जाती है तो फिर उसको क्या करते हैं, दैट ये जो चीज़ है, एक होता है कि कर्ड है कि उबाल के करें, और एक होता है कि उबाले ही ना, वो जम जाए। तो उसमें क्या होता है, अगर बिना उबाले आप लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को प्रोलिफरेट कराएंगे तो उसमें जो दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो भी दूध में रहेंगे। और अगर आप उबाल लेंगे तो 70 डिग्री के ऊपर जब उसे उबाला जाता है तो उसको कहते हैं होमोजिनाइजेशन। होमोजिनाइज्ड मिल्क मिलता है कि नहीं, जो यहाँ अमूल मिलता है उसमें लिखा रहता है कि नहीं? तो किसी उसको आपने गर्म किया 70 से ऊपर और सडनली कूल कर दिया, तो जितने भी, दैट इज़ कॉल्ड पास्चुराइजेशन। तो पास्चुराइजेशन में क्या होता है कि पास्चुराइजेशन में 70 से ऊपर उसे हीट करके सारे बैक्टीरिया मार देते हैं, और उसका सारा अगर मक्खन निकाल लिया जाए तो क्या वो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा भाई? वरना मलाई ऊपर आ जाती है कि नहीं? तो दो तरीके के मिल्क मिलते हैं बाज़ार में, एक होमोजिनाइज्ड है यानी उसमें मक्खन नहीं निकलेगा, मलाई नहीं निकलेगी, और पास्चुराइज्ड तो सभी होंगे, क्योंकि 70 से ऊपर करके उसे रखा जाता है, बैक्टीरिया मर गए हैं तो पैकेट में बंद कर दो, 2 दिन 3 दिन चलेगा। तो अगर आप सोचते हैं कि मैं दूध को बिना उबाले इसका जो है लैक्टिफिकेशन करा दूं, तो क्या आप उसमें फिर दूसरे बैक्टीरिया को भी पलने का मौका दे रहे हैं?
और ऐसी स्थिति में वो दही खाने लायक नहीं होगी, क्योंकि उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे। तो मेरे हिसाब से बेहतर यही होगा, दूध को पहले उबाला जाए, उसके हार्मफुल बैक्टीरिया को मार दिया जाए, और फिर डेलिबरेटली यानी जानबूझकर उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही मिलाया जाए। आजकल जो है याकूट मिलता है बाजार में, उसमें सिर्फ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही होता है। आपने देखा है, छोटी छोटी डिब्बी में आता है, तो वो उसमें सिर्फ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, और उसे आप पी सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर आपके अंदर दही की कमी है, तो दही की कमी होने से, दही अगर नहीं होगा, दही में B12 विटामिन होता है, तो जिसका अगर जो दही नहीं खाता है तो उसमें B12 विटामिन की कमी हो जाएगी, फिर उसके पैर लहकते हैं, यानी रखेगा कहीं पड़ेगा कहीं, और इसी तरीके से पैर लहकते हैं। और इसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं हो पाता। तो इस तरीके से हम याकूट खा सकते हैं, या फिर B12, अंडे में तो खैर सभी चीज़ें होती हैं, तो वो उसको सप्लीमेंट माना जाता है। तो हाँ, तो बहुत लोग तो सर कच्चा दूध भी पी जाते हैं, तो सर उसमें बैक्टीरिया होते हैं सर। वो फिर अगर कच्चा दूध पीते हैं तो हमारे बॉडी में एसिड बहुत है। तो हमारे बॉडी की जो एसिड है HCl, वो किस काम आएगी? फंक्शन भी था कि हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। हाँ सर, हाँ। तो वो कर देगा, उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कच्चा दूध पीने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बाज़ार में इस तरीके का कभी देखा है बहुत जगह छोटी छोटी डिब्बियों में, तो यही है याकूट। तो याकूट लिखा रहता ना इसमें, याकुल्ट, तो ये मिलता है, ये 10 रुपीज़ का आता है। So we know lactobacillus bacteria reproduce in acidic medium. If milk is made basic, then these bacteria does not get a chance to reproduce. These bacteria does not get a chance to reproduce. तो इनको चांस नहीं मिल पाता रिप्रोड्यूस, एंड मिल्क क्या है, प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। हाँ बोलो। सर हमारी मैम ने तो बोला था कि सर वो मतलब इसमें इतने वो प्रोड्यूस हो जाते हैं कि सर पहले उसको न्यूट्रलाइज होना पड़ता है, फिर जाके वो एसिड में कन्वर्ट होता है, इसलिए टाइम लग जाता है। फिर से बोलो। सर हमारी मैम ने बताया था कि वो इतना मतलब रिप्रोड्यूस कर लेते हैं कि मतलब बेसिक बनाने के बाद पहले न्यूट्रलाइज करना पड़ता हाँ हाँ, ये तो है ही है, फिर एसिडिक में। ये तो बात सही है। गेटिंग, अभी बता देता हूँ, सही बताया है, प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अगर मान लो ये सीधी सी बात है कि आपने 10 कर दिया, तो अगर वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपने माउथ से एसिड निकालेंगे, जैसे हमारे माउथ में स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ना, स्पेक्ट्रोकोकस बैक्टीरिया, वो एसिड निकालते हैं तो हमारा इनेमल ख़त्म हो जाता है। वो भी धीरे धीरे एसिड निकालेंगे, तो पहले वो जो 10 से उसे 7 लाएंगे, 7 से फिर 6 लाएंगे, तब तो दही बनाएंगे। इतनी देर में तो हम दूध उबाल लेंगे, इतना तो वो शाम तक कर पाएंगे। समझ में आई बात कि नहीं? पहले तो उस वैसा मीडियम तैयार करें। तो मीडियम तैयार करने के लिए अगर कुछ बैक्टीरिया धीरे धीरे उस मीडियम में भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा वो एसिड निकालेंगे, सेक्रीट करेंगे, सर्वाइव कर जाते हैं उस मीडियम में। तो ये चीज़ होती है। तो न्यूट्रलाइज करेंगे, वहाँ तक पीएच लाए, फिर वो करेंगे, तो वो उतना चांस मिलता नहीं है। तब तक तो जो दूधिया है, मिल्क मैन, वो अपना दूध बेच चुका होता है। अब जरा चेक करो, अभी जैसा कि सीजन ने बताया कि इट इज़ यूज्ड एज फायर फाइटिंग, तो एक और भी इसका यूज़ है। पहला तो मिल्कमैन इसको ऐड करता है पीएच शिफ्ट करने के लिए, कि जिससे दूध को बचाया जा सके। सो इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, विच इज एक्सटिंग्विशिंग सॉलिड फायर, जो क्या करता है, विच इज, जैसे लकड़ी में या किसी चीज़ में सामान में आग लगी है, तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर उसको बुझा देता है। विच इज एक्सटिंग्विशिंग सॉलिड फायर। दो अलग अलग तरीके की फायर होती है। एक होती है कि पेट्रोल में लग जाए,
एक होती इलेक्ट्रिक फायर, तो सॉलिड फायर, इलेक्ट्रिक फायर, लिक्विड फायर, ठीक है, अलग अलग होती है। मतलब विच इज़ यूज्ड इन एक्सटिंग्विशिंग, अगर आपके कागज़ में आग लग गई है, कपड़े में आग लग गई है, सब सॉलिड मटेरियल है। तो सॉलिड फायर, फायर खुद 3 तरीके की होती है। फायर कौन कौन से तरीके की होती है? सॉलिड, लिक्विड, इलेक्ट्रिक। सॉलिड और लिक्विड और इलेक्ट्रिक। अरे आप जैसे मान लो, देखो पानी के ऊपर पेट्रोल है, तो पानी के ऊपर पेट्रोल है और पेट्रोल में आग लग गई, तो पानी डालोगे तो बुझेगी क्या? वो तो और फिर तो इसलिए नहीं बुझेगी। तो अगर लिक्विड फायर में आग लगी तो पानी डालोगे तो बुझ जाएगी क्या? तो उसके लिए कुछ और चीज़ें हमें डालनी पड़ेंगी। लेकिन सॉलिड फायर का मतलब है कि इस तरीके का आपका कुछ बॉक्स है, उसमें आग लग गई, तो वो उसमें आग लग गई तब तो बुझाया जा सकता है ना। और इलेक्ट्रिक फायर ये क्या है कि इलेक्ट्रिक फायर में 2 इलेक्ट्रिक हैं और उन सब में स्पार्क प्रोड्यूस हो गया, तो दैट इज़ ड्यू टू स्पार्क हो गया, तो इलेक्ट्रिक फायर में होती है। तो हमारे लिए जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है वो इसके लिए होता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर अब ये बताना है। और ये इसके लिए फोम एक्सटिंग्विशर आता है। फोम एक्सटिंग्विशर जब वो आप डालोगे ना तो झाग बना देगा, और उसके ऊपर झाग से उसको क्या कर देगा, उसको स्मॉदरिंग कहते हैं, इसके ऊपर एक लेयर सी बना देगा और फिर वो ढक देगा। और क्या CO2 से इसका कनेक्शन, इसका ऑक्सीजन से कनेक्शन कट जाएगा क्या? तो जब तो एक तरीके की जैसे ब्लैंकेट हम लोग ओढ़ के निकलते हैं, अगर कभी रेलवे में आग लग गई कंपार्टमेंट, तो जो निकलते हैं उसमें से क्या कंबल ओढ़ के निकलते हैं। क्यों ओढ़ कर निकलते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी में जो अगर आग पकड़ भी ले तो ऑक्सीजन से कट ऑफ हो जाएगा, तो क्या जल पाएगी? किसी चीज़ को जलने के लिए क्या चीज़ सहायक होती है? क्या ऑक्सीजन? और अगर ऑक्सीजन से कट ऑफ कर दो उसका संबंध, सो दैट इज़ आइसोलेट द मटेरियल। अगर आपके घर में सॉलिड फायर लगी है तो क्या जिसमें पहले आग नहीं लगी उसको हटा देते हो? पहले फ्यूल चाहिए किसी चीज़ को जलने के लिए, और दूसरी चीज़ क्या चाहिए? हीट चाहिए, और तीसरी चीज़ ऑक्सीजन। देखो 3 चीज़ें चाहिए आग लगने के लिए। एक तो मटेरियल चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन चाहिए, और तीसरा होता है इग्निशन टेम्परेचर या हीट। अगर किसी चीज़ को इतना ठंडा कर दो, बिल्कुल फ्रिज से निकाल के जलाओ, तो कोई चीज़ जलेगी? बताओ, ठंडा पटाखा। तो अगर हम किसी चीज़ पर CO2 गैस का छिड़काव करें, ड्राई आइस देखी है कभी आपने? वो जो कोन है ड्राई आइस, आप समझते हो कि हमने आपको वीडियो ऐसा नहीं दिखाया है? ड्राई आइस का दिखाया ना? हाँ, ड्राई आइस जो कोन में भी होती है, तो उसमें क्या होता है कि उससे आप CO2 गैस, ड्राई आइस है, तो दैट इज वी कैन सी हाउ द ड्राई आइस इज यूज। तो उसे ठंडा कर दो जो सॉलिड फायर है, सो एंड इट इज यूटिलाइज्ड फॉर दैट। नाउ देखो एक मिनट, ड्राई आइस जो हम लोग कोन खाते हैं उसमें भी ड्राई आइस होती है, ये आप देख लो। सो ये देखो, जो वीडियो है वो भी सच में काफी कमाल आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है ड्राई आइस। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सॉलिड फॉर्म होता है, और साथ ही साथ ड्राई आइस नॉर्मल आइस से काफी ज्यादा ठंडी होती है, करीब करीब -78 डिग्री सेल्सियस तक। और आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत सारी ड्राई आइस है। आप देख सकते हैं कि इन कंटेनर्स के अंदर हमारे पास है पूरी 100 kg ड्राई आइस, और साथ ही साथ यहाँ पर है हमारा मिनी स्विमिंग पूल। यार आइडिया ये है कि हम क्या करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर, वो सारी ड्राई आइस इस मिनी स्विमिंग पूल के अंदर डाल देंगे, और फिर देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर क्या कमाल धमाल होता है। लेकिन गाइस उससे पहले अब जो मैं आपसे बात बोलूंगा उसके बाद में आप सोचेंगे यार कि क्या है यार भाई, हर वीडियो के अंदर सब्सक्राइब 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 चिल्लाते रहते हो। अब देखो यार, हमें आप लोगों से बस एक ही तो चीज चाहिए होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और यार देखो ये हमारा हक है तो ये तो हम बोलेंगे, आज ही बोलेंगे कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बटन दबा देना। हम फटाफट से इंट्रो लगाते हैं। और
अब ये ड्राई तैयारी करो सारी जल्दी, अखबार निकाल दो इनके। वाह और जब ये पानी के अंदर जाएगी तब देखना। ये देखो, दिस इज कूल। एक काम करें क्या, एक पीस डालते हैं। राइट गाइस, तो एक काम करते हैं, एक पीस डालते जाते हैं ताकि चारों तरफ जो ड्राई आइस है वो फैल जाए। तैयार हो? राइट गाइस, तो चलो अब शुरू करते हैं। एक डालो। ओ तेरी, ओ कैसे पटाखे बोल रहे, ओ बस। सब्लिमेट हो जाएगी, कूल कर देंगे। बस ओ तेरी, ओ इसको पूरे को डालो जल्दी जल्दी जल्दी। वो ड्राई आइस की वजह। अब देखो, ये तो हमें पता चल गया कि 3 चीज़ें चाहिए किसी चीज़ को करने के लिए। अगर आप -78 पहुंचा दोगे तो क्या वो जलेगी? बताओ, क्यों आप CO2 का छिड़काव करते हो? एक तो जो CO2 गैस है उसके डालने से ठंडक हो जाती है, ठीक है, और को भी नहीं आने देता क्या सर, ऑक्सीजन को भी नहीं रिएक्ट होने देता सर। ऑक्सीजन से कट ऑफ कर देगा, कूलिंग भी देगा, तो इसलिए CO2 जो है यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे कि जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है और इसमें ड्राई केमिकल पाउडर डाला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में DCP बोला जाता है। इसमें फोम एक्सटिंग्विशर है जो चॉकलेटी कलर का होता है, और एक है ये रेड कलर का होगा, ये चॉकलेटी कलर का होगा, और ये DCP उसमें लिखा होगा, ये भी रेड होता है। अब हम देखेंगे सॉलिड फायर का मतलब समझ में आ गया? मेरा यही बताने का मतलब था कि ये सॉलिड फायर है। अच्छा, अब देखो कि जैसे हमने क्या लिया, इसका नाम है सोडा, NaHCO3। क्या इसे आप बेकिंग सोडा कहते हो? तो बेकिंग सोडा में से सिर्फ इसका वर्ड लिया गया है सोडा, और ये है सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड में से एसिड लिया गया, फ्यूरिक एसिड, क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो सोडा एसिड ही नहीं बोल पाएंगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। तो बाज़ार में अगर वो जाते हैं ड्राइवर लोग तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, इतना ही काफ़ी है उनके लिए। अब देखो, अगर मान लीजिए ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या क्या बनाएंगे? क्या Na2SO4 बना देंगे, और साथ में क्या बनेगा? Na2 चला गया, SO4 चला गया, और क्या H2O भी बन जाएगा, क्योंकि 2H यहाँ है, 2H यहाँ है, और 2O यहाँ से मिल जाएंगे, तो 2H2O बन जाएगा। और साथ में क्या मिलेगा? क्या 2CO2। तो वाटर के प्रेशर में, यानी CO2 के प्रेशर में वाटर बाहर आता है। ये इस तरीके का सिस्टम होता है कि ये एक जो है 2 गैलन का भी आता है और 9 गैलन का भी, और इसमें यहाँ पर एक कप है, और उस कप में ऊपर से एक यहाँ पर एक स्प्रिंग लोडेड है। नाउ तो स्प्रिंग लोडेड होता है, और वो क्या करेगा, उसमें एक तरीके का पायर्सिंग होता है, यानी नीडल होता है कि जिससे आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब देखिए, तो ये नीडल है, तो ये नीडल यहाँ तक आया है, लेकिन इसको पायर्स नहीं कर रहा, छेद नहीं कर रहा। फिर ये स्प्रिंग लोडेड है, यहाँ स्प्रिंग लगी है, और अगर इसके ऊपर पत्थर मार दो तो क्या होगा बताओ? और साथ में इस पर एक हैंडल लगा है पकड़ने के लिए, ये हैंडल है, और ये नोज़ल लगा हुआ है, ये नोज़ल, और नीचे क्या भरा है बताओ? क्या NaHCO3। तो अगर आपने इसको इस पर मार दिया तो इसमें H2SO4 भरा हुआ है, तो क्या H2SO4 में छेद हो जाएगा? बताओ, H2SO4 में छेद। फिर से देखो, मान लीजिए कि ये एक है, और इसके ऊपर एक नीडल है पतली सी, और वो स्प्रिंग लोडेड है। तो स्प्रिंग लोडेड अगर ये है और हेल्ड है, ये इसको मिलने नहीं दे रही है। वैसे तो ये इसका पूरा वो है, तो इसके ऊपर यहाँ पर ये नॉब है,
तो नॉब में अगर आप ऊपर से मारोगे तो क्या स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी और ये नीडल इसमें घुस जाएगी क्या? यस सर। और इसमें भरा हुआ है क्या? H2SO4 भरा हुआ है। तो लेकिन अगर इसके बाद मैं सोचूं कि यहाँ से ये, हाँ दैट इज ये कंसंट्रेटेड है H2SO4, और ये यहाँ पर क्या है कि NaHCO3 का सॉल्यूशन है, पूरा भरा हुआ है। बेकिंग सोडा जो सिंपली हम दूध में डालते हैं उसी का सॉल्यूशन है, और ये H2SO4 है। लेकिन अगर ये हेल्ड है, ये भी यहाँ कहीं हेल्ड है, अगर मान लो अब मैं सिर्फ इसको टेढ़ा कर दूं तो क्या इसमें से निकलने लगेगी झाग, क्या CO2 कि नहीं निकलेगी? बताओ। क्योंकि अभी जब तक आप मिक्स नहीं करोगे तो उल्टा करके 3-4 बार हिलाना पड़ेगा जिससे सारी H2SO4 निकले। तो उसके बाद जब ये आप ऐसे करेंगे और फिर उसके बाद जब 4-5 बार हिलाएंगे और फिर उसके बाद आप सीधा कर दो, तो जब ये ऊपर जाएगा CO2 बनेगा, तो CO2 के साथ साथ क्या होता है कि ऊपर खूब CO2 आ जाएगा और इसमें एक नोजल घुसा हुआ है। अच्छा ये मुझे बताओ कि ऐसा कोई सिस्टम देखा है जैसे आप लोग डिओड्रेंट डालते हो तो क्या उसमें ऊपर CO2 भरी रहती है? तो उसी की वजह से प्रेशर करता है तो यहाँ से पानी निकलता है कि नहीं? तो जब अभी आप देख लो CO2 जब ऊपर उड़ेगी तो क्या इस नोजल के थ्रू पानी बाहर आएगा? तो और वो पानी क्या करेगा? थोड़ी बहुत CO2 भी आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज वाटर का ही मुख्य काम है। तो ये कूलिंग देगा, किसके लिए? सॉलिड फायर के लिए। तो प्रेशर से अगर वाटर आएगा, कूलिंग देगा, तो उससे क्या होगा कि आप दूर खड़े रहकर उसको बुझा सकते हो। तो इसी के लिए ये यूज की जाती है। समझ में आ गई? हाँ, कुछ लोग तो हाथ से मार देते हैं, हम लोगों के यहाँ तो जो वो डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा था हाथ ही से मारता था। तो ये जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है बाहर से देखने में कैसा लगता है वो मैं दिखा देता हूँ। बाकी एयरफोर्स में तो हर जगह मौजूद है, स्कूलों में हर जगह मौजूद है, केवी में भी मौजूद है। आप केवी में देख लेना, वहाँ पे रहता ही है, और बाकी भी जगह रहता हो। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। नाउ जस्ट एक बार आप इसे देख लें तो पता चल जाएगा कैसे होगा। ये इस तरीके का होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ये यानी ऐसा। तो उसमें ऊपर से आपको पंचर करना पड़ेगा और एक नोजल दिख रही है ऊपर। तो ये चीज़ें कई बार ऐसा भी होता है कि ऊपर हैंडल को प्रेस करो या पत्थर से मार दो, तो अलग अलग तरीके का होता है। मुख्यतः ये ऐसा होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। 2 गैलन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ये तो CO2 का है, ये तो बसों में रहता ही है, होता है कि नहीं? नाउ अच्छा, अब हम ये देख लेंगे कि इसकी वर्किंग कैसी है। वर्किंग ऑफ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। मतलब H2SO4 दोनों मिक्स होगा इसमें। तो अब ये देखिए कि जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है इसमें मिक्स हो जाएगा, फिर हमें फिर से बता देंगे। आप एक देख लो, एक बार फिर बता देंगे। You will learn about the construction and working of a soda acid fire extinguisher. Fire extinguishers are present in most public buildings and offices. They are used to put out small fires and prevent them from spreading. Fire extinguishers are of various types. One common type is the soda acid fire extinguisher. A soda acid fire extinguisher consists of a metal cylinder which is painted red. The cylinder contains a strong solution of sodium hydrogen carbonate or baking soda. Near the upper end of the cylinder, there is a wire cage inside which there is a sealed bottle filled with concentrated sulfuric acid. At the top of the bottle, there is a metal knob that extends outside. The knob is movable.
At one side of the cylinder, there is a tube with a nozzle at the end. The fire extinguisher is always positioned straight on hooks attached to a wall. In the case of a fire, the fire extinguisher is taken off the hooks and then inverted and banged on a hard surface. This makes the metal knob move downward, creating an opening in the bottle containing sulfuric acid. As a result, the sulfuric acid flows out and mixes with the solution of baking soda present in the cylinder. Sulfuric acid and baking soda chemically react and produce sodium sulfate, water, and carbon dioxide. The carbon dioxide increases the pressure inside the cylinder. This makes the mixture of the product come out through the nozzle with a great pressure. The nozzle is directed towards the fire. भर सकते हैं, फिर से भरा जाता है। वो लोग डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, फिर भरने के लिए ले जाते हैं। फिर CO2 की नई बोतल, वो H2SO4 की नई बोतल लगेगी ना, खोलना पड़ता है। ऊपर कैप है, यहाँ से खोल के नई बोतल लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमने एक ये भी यूज़ देख लिया कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, इसके अलावा एंटासिड की तरह यूज़ होता है। सारे हमने यूज़ देख लिए। अब हम अगली बात करते हैं, दैट इज़ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है कि कपड़े धोने के लिए इन सब में होता है। कई बार ऐसा होता है ना, धोबी लोग वॉशिंग सोडा से कपड़े धो देते हैं, Na2SO4 से। वॉशिंग सोडा किसमें बेकिंग पाउडर में टार्ट्रिक एसिड मिला दिया है, उससे उसका pH 7 आ गया है। हमने कहा था ना कि चाहे सिट्रिक एसिड मिला दो, टार्ट्रिक एसिड मिला दो, मैलिक एसिड मिला दो, ऑक्जेलिक एसिड मिला दो, जो घर में एसिड हो, नहीं हो तो नींबू टमाटर मिला दो। ऐसे न कर देना कि बेकिंग सोडा से कभी केक बना देना, नहीं तो घर में खाया नहीं जाएगा, सब बेकार चला जाएगा। घर में कई बार अकेले बनाते भी होगे ना, तो कभी ऐसा हो दोनों सफ़ेद होते हैं, पता चलेगा नहीं आपको। तो अगर बेकिंग सोडा हाथ में आया है तो ये मिला दो। बेकिंग पाउडर मिल गया है आपको, डिब्बी मिल गई, नहीं तो ढूंढने पे कई बार मिलता नहीं है कि कहाँ क्या रखा है। तो अगर ऐसे कर रहे हो, मिल गया है बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा यूज़ कर लो, लेकिन उसमें नींबू डाल देना। समझ में आई बात कि नहीं? अच्छा, वॉशिंग सोडा क्या है कि Na2CO3 10H2O, ये वॉशिंग सोडा है। ये किस काम में आता है? ये बहुत चीप एल्कली है। और जो ऐसी चीज़ें होती हैं धोने वाली, जैसे कारपेट है या डस्ट मैट है, जिसमें हम लोग फुट मैट है, वो सब धोते हैं, 10 रुपये kg मिलता है। या स्कूलों में भी जो टॉयलेट क्लीन करते हैं ना, तो बाहर बोरी में रखा रहता है, बाथरूम के पास में यही रखा रहता है, इसी से वो लोग टॉयलेट साफ करते हैं। महंगी चीज़ से नहीं करते हैं कि डिटर्जेंट यूज़ करें, रोज़ धोना है, दिन में 3 बार धोना है। तो ऐसे में वो क्या करेंगे, यही चीप एल्कली यूज़ करेंगे कि नहीं। और कई बार इससे अगर क्या बोटल्स नहीं, ये बोरियों में आता है। एक बोरी होती है 150 रुपये की, तो ये बोरी में आता है, दैट इज़ वॉशिंग सोडा। और अगर इससे कपड़े धुल गए तो आपके अच्छे 1000 रुपए के कपड़े का कलर ये 2-4 बार में उतार देगा। बस 2-4 बार पहन लो, बहुत है। तो घर में कई बार है क्या चीज़, रफ नहीं, बहुत हार्ड होता है। तो ये एक कलर को उड़ा देगा, उसकी शाइनिंग उतार देगा, और उसके जो फैब्रिक है वो फ्रे हो जाएंगे, यानी उसमें वियरिंग हो जाएगी। तो वो आपका कपड़ा एक बार उसको दे दिया ना धोबी को, कहते हैं 2 बार कपड़ा धोबी ने धो दिया तो कपड़ा धुल जाता है। तो ये बात सही है, क्योंकि वो लोग सोडा मिला देते हैं, सोडा से धोते हैं, इतने सारे कपड़े हैं, तो वो साबुन का पैसा बचाना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि प्रेस तो सब कुछ ठीक से कर देंगे, बट लेकिन जो मटेरियल है वो सोडा है। सोडा सबसे चीप है, डिटर्जेंट जहाँ 100 रुपये का है यहाँ 10 रुपये का है। तो ये बहुत हार्ड एल्कली है। समझ में आई बात आपको कि नहीं? तो Na2CO3 10H2O, तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगता है
कई बार किसी चीज़ को क्रिस्टलाइज करते हो तो उसमें क्या होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा वाटर भी चाहिए, नहीं तो वो चीज़ पाउडर के फॉर्म में बनी रहती है। तो ये इसका फार्मूला क्या है? सो इट इज़, जो भी केमिकल दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। हम लोग क्या यही देख रहे हैं कि हमने सोडियम क्लोराइड से क्या क्या पाया? तो आपके मन में आया होगा फिर ये कहाँ से आ गया, ये तो नहीं पाया था, बट ये पाया था। जब आपने NaHCO3 को हीट किया तो क्या बना बताओ? क्या Na2CO3 बन गया और वाटर उड़ गया और CO2 उड़ गया? बोलो। यस सर। तो और इसके पहले वाली चीज जरा मेमोराइज करो, क्या NaCl में पानी डाला था और क्या CO2 डाला था और क्या अमोनिया डाला था, और उसके बाद NaHCO3 बना था। और अभी जैसे प्रवीण ने पूछा था कि इसे क्या कहते हैं, नौसादर कहते हैं कि क्या कहते हैं, तो हम लोगों ने देखा तो ये भी बना था। तो ये दो चीज़ बनी थी और इससे फिर ये बना लिया। तो बोलो है ना NaCl का ही प्रोडक्ट, क्योंकि आपकी बुक की पहली लाइन कह रही है कि इट इज़ बाई प्रोडक्ट ऑफ NaCl। तो आपके मन में आ रहा होगा NaCl का कहाँ से बाई प्रोडक्ट है, तो है तो ये NaCl का ही, क्योंकि उसी से तो बना है बात कि नहीं? वो तीनों का फॉर्मूला बताओगे ना? क्या आपने जो NaHCO3 लिखा है, ये किसका फॉर्मूला है? NaHCO3 दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम क्या है? सोडियम बाई बेकिंग सोडा पहले की पाउडर है ये बेकिंग, ये चीज सोडा है। पाउडर, बेकिंग पाउडर तो तब बनेगा जब न्यूट्रलाइज होगा। बेकिंग पाउडर से केक और पेस्ट्री बनाए जाते हैं, और बेकिंग सोडा से दूध को बचाया जाता है। बेकिंग सोडा एंटासिड है। तो बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडे से ही तो बेकिंग पाउडर बनाओगे कि बेकिंग पाउडर से सोडा बना लोगे? बेकिंग सोडे से। ये pH 10 है, ये साबुन है एक तरीके का, और उसी साबुन से दूसरा साबुन बना लिया क्या? और उसी दूसरे साबुन से तीसरा भी बना सकते हो क्या? Na2CO3 में अगर थोड़ा सा वाटर हिसाब से डाल दो 10H2O, तो क्या ये वॉशिंग सोडा बन जाएगा? यस सर। एक नेसेसरी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डाल दो, तो ये डालना पड़ेगा। तो तब फिर ये क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका नाम क्या होगा? क्या 10 वाटर के मॉलिक्यूल हैं? यस सर। तो इसका नाम होगा सोडियम कार्बोनेट। क्या? H2O के सामने 10 लिखा है क्या? हाँ ये 10 है, 10H2O लगता है तब ये क्रिस्टलाइज होता है। यानी अगर 10H2O इसको दे दिया जाए तब ये क्रिस्टलाइज होता है। हर एक चीज़ को क्रिस्टल बनते हैं। पहली बात तो इसमें आपको ये समझना चाहिए कि यही वॉशिंग सोडा है। डेका का मतलब 10, तो हाइड्रेट का मतलब वाटर। तो सोडियम कार्बोनेट का ये बोलिए। डॉट का मतलब क्या है? डॉट का मतलब है कि ये इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। जैसे कि हियर 10H2O आर नेसेसरी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, नेसेसरी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। किस लिए? क्रिस्टलाइजेशन, टू क्रिस्टलाइज। किसको क्रिस्टल बनाना है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जैसे उसको क्रिस्टलाइज करने के लिए। कभी जब क्रिस्टल बनाना होता है किसी सॉल्ट को, तो कुछ ऐसे सॉल्ट हैं जो वाटर के मॉलिक्यूल लेते हैं क्रिस्टल बनने के लिए, तो उसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग सी फूड बनाते हैं, फिश बनाते हैं, या कुछ ना कुछ घर में बनाते हैं, तो आप लोग बाज़ार से सी फूड का सॉल्ट लाते हो खरीद के। दैट इज़ बाज़ार में जैसे हम लोगों का कॉमन सॉल्ट है NaCl, तो ऐसे सी फूड का भी एक सॉल्ट होता है, उसका क्या नाम होगा? क्या MgSO4, 7H2O, इसे सी फूड सॉल्ट या एप्सॉन सॉल्ट कहते हैं? बताइए। जो लोग क्रैब या केकड़ा खाते होंगे घर में, या ऐसे कोई और चीज़ सी फूड खाते होंगे, ठीक है,
तो प्रॉन्स, झींगा मछली खाते होंगे, वो सारे लोग ये डालते हैं एप्सॉम सॉल्ट, ये खूब बाजार में मिलता है। सी एप्सॉम, तो सी फूड सॉल्ट, तो सी फूड में डाला जाएगा। तो ये क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, क्या 7 है तो हेप्टा बोलेंगे। देखो याद रखो, मोनो डेका ट्राई ऐसे होता है ना, मोनोहाइड्रेट, क्या बोलोगे, मोनोहाइड्रेट, डाईहाइड्रेट, ट्राईहाइड्रेट, टेट्राहाइड्रेट, ठीक है, पेंटाहाइड्रेट, हेक्साहाइड्रेट, डेका हेप्टाहाइड्रेट, ऑक्टाहाइड्रेट, ठीक है, फिर नोनाहाइड्रेट, और फिर इसके अलावा डेकाहाइड्रेट, ये चीज़ है। तो हमारा यह है हेप्टाहाइड्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। अच्छा ऐसे बताओ, CuSO4 है और 5H2O, इसे क्या कहोगे, कॉपर सल्फेट। क्या ये ब्लू कलर का होता है, क्रिस्टल देखा है कॉपर सल्फेट का कि नहीं, ब्लू कलर का होता है। अगर मान लो CuSO4 5H2O में से अगर इसे हीट कर दोगे तो क्या इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ जाएगा, पानी कलर चला जाएगा। तो क्या ये, एक और बात बताओ, ये जो क्रिस्टल है कब ये पाउडर के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये क्रिस्टल है जो कि ब्लू है और ये वाइट पाउडर है। और अगर मान लो Na2CO3 है और 10H2O है, और अगर इसको आपने हीट कर दिया तो हीट करने के बाद क्या होगा, क्या ये सिर्फ Na2CO3 बचेगा और वाटर निकल जाएगा क्या, बताइए। तो इसका नाम क्या है, वाटर निकल जाने के बाद, सही 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 है बिल्कुल, सोडा ऐश। क्यों सोडा ऐश, पहले सोडा ऐश ही बोल रहे थे कि अब ये राख बच गई, क्योंकि पानी तो उड़ गया, और ऐश का मतलब क्या होता है कि वॉशिंग सोडा की राख, इसको राख कहते हैं। तो अब ये किसी यूज़ का नहीं रह गया, जब तक पानी था तब तक इससे कपड़े धोए जा सकते थे, इसके उड़ जाने के बाद इसे कहते हैं डेड वॉशिंग सोडा, अब ये ना काम में नहीं आ सकता है। तो लेकिन खैर दोनों ही वाइट होते हैं, यहाँ कलर चेंज तो नहीं होता। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि जो FeSO4 है इज क्या है, कहाँ लिखा है बताओ, Na2 लास्ट में क्या लिखा है, हाँ तो वेट है, वो वेट अभी हम बताएंगे ना कि वेट क्या है, कि Na2CO3। तो नाउ यू वुड बी आंसर द क्वेश्चन वेदर इट इज वेट, क्या ये वेट है कि ये नेसेसरी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, बताओ। हाँ वही वो पूछ रहा है कि क्या ये वेट है कि नेसेसरी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये पानी कहीं गीला नहीं करेगा, आप सोचोगे कि कॉपर सल्फेट को कपड़े से पोंछोगे तो क्या पानी आ जाएगा और वो वाइट हो जाएगा, क्या कभी नहीं होगा। कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल देखा है कि नहीं, हमने तो दिखाया है आप लोगों को, तो देखा ही होगा। तो इस तरीके से FeSO4 ग्रीन क्यों होता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, क्या उसमें भी 7H2O होते हैं, तो ये ग्रीन कलर का होता है कि नहीं। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, दैट इज फेरस सल्फेट हेप्टा का क्या मतलब है, हेप्टाहाइड्रेट। हाँ तो अगर इसको हीट कर दोगे तो इसका क्या कलर हो जाएगा, ये वाइट हो जाएगा। और क्या ये पाउडर हो जाएगा, अभी क्रिस्टल है और अब बाद में क्या हो जाएगा, वाइट कलर का क्या हो जाएगा, पाउडर। सो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि ज़्यादातर चीज़ें क्या करती हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसी ने कभी यूज़ किया है, POP। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है कि CaSO4 होता है, कैल्शियम सल्फेट, लेकिन हाफ H2O है। और अगर मैं इसमें 3/2H2O और डाल दूँ तो क्या होगा, ये हार्ड हो जाएगा और 2H2O, इसे
ये बिल्कुल हार्ड मास है जिप्सम। किसी के पैर में जब चोट लगती है, जो प्लास्टर लगता है ना, तो इसी में पानी डाल दिया जाता है और प्लास्टर बांध दिया जाता है, तो उसे पीओपी कहते हैं। समझ में आई बात? तो इसको जिप्सम कहेंगे। जिप्सम ये बिल्कुल हार्ड मास है। और ये कैसा है कि जब इसमें ये पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। घर में जैसे आप लोग देखते हो पुट्टी कराई जाती है, तो पीओपी से बहुत सारी मूर्तियां बनती हैं पीओपी की, फिर वो लोग पेंट करते हैं सफेद सफेद पीओपी प्लास्टर। और किसी के पैर में प्लास्टर चढ़ता है तो इसी पाउडर में पानी डाल के चढ़ा दिया जाता है, जिप्सम बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस या इसे पीओपी कहते हैं। 5 मिनट में जम जाता है, ज़्यादा समय नहीं चाहिए इसको। पीओपी इसका। और जितनी ये बॉलीवुड की मूवी हैं, तो जितने उसमें ये बनते हैं या हॉलीवुड की मूवी में, सब पीओपी के स्ट्रक्चर बनते हैं, तुरंत तोड़ दिए जाते हैं। आप देखो मड आइलैंड के किनारे खूब स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, गंदगी फैला दी है पीओपी की। अब जरा देखो बॉम्बे में, अब यहाँ पर ये जिप्सम बन गया, और लेकिन जिप्सम को अगर हीट करोगे तो क्या ये फिर पीओपी बन जाएगा? बन जाएगा। तो फिर ये पाउडर बन जाएगा। ये चीज होती है। तो व्हेन क्रिस्टल्स, व्हेन ये क्या कह सकते हैं, क्रिस्टल्स हैविंग नेसेसरी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, नेसेसरी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इज हीटेड। अगर इसे हीट कर दिया जाए तो क्या होगा? देन इट लूजेस। सबके लिए अलग अलग है। जैसे इसको ये क्या है कि कैल्शियम सल्फेट बाईहाइड्रेट है या डाईहाइड्रेट है, तो इसे 2 चाहिए। ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, ये क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, यहाँ पे क्रिस्टल, ये क्रिस्टल बन गया ना। तो ये क्या नाम है? और एप्सॉम साल्ट में मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है, किसी में पेंटा है तो किसी में हेप्टा है तो किसी में डेक्टा है। क्या सब में एक ही जैसा है? सभी में 10-10 लग रहे हैं क्या? जबकि सब अपनी आवश्यकता अनुसार स्ट्रक्चर बनाते हैं। यानी हम ये कह रहे हैं कि जो अगर हम ये बात करें कि जस्ट एक मिनट, स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, तो यानी इनका जो क्रिस्टल बनेगा, तो इसमें कॉपर सल्फेट पहले देख लो, तो ये तो कॉपर सल्फेट है। एक मिनट, ये क्रिस्टल है कॉपर सल्फेट का। और अगर आप इसका एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो ये स्ट्रक्चर है। यानी इस कॉपर सल्फेट, फिर से देखो, इसमें क्या है कि अगर आप कॉपर सल्फेट का ये क्रिस्टल है, ये कॉपर सल्फेट, तो इसके चारों तरफ 5 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए। कहता है हम तभी जमेंगे, क्रिस्टल तभी बनाएंगे जब हमें H2O मिल जाएगा। देख लो ये है H2O, ये तो सल्फर है, कॉपर सल्फेट। सल्फर येलो होता है, कॉपर ब्राउन कलर, ब्रॉन्ज कलर का है, और ये येलो, ये कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट है। लेकिन बीच बीच में H2O भी दिख रहा है क्या? छोटा छोटा ये दिख रहा है ना H2O। तो ऐसे एक के चारों तरफ 5 घेरे होंगे और तब जाके क्रिस्टलाइज होता है। समझ में आया? जब 11th में जाओगे तो इसका क्या ये फ्री नहीं है, ये अपने लेटिस पॉइंट पे होगा, तभी तो क्रिस्टलाइज है, घूम नहीं रहा है। ये अपने सबका अपना लेटिस पॉइंट है। ये हटा दोगे तो इसका क्रिस्टलाइजेशन बिखर जाएगा, ये पाउडर बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? सो इट इज ए पार्ट ऑफ क्रिस्टल। ये नहीं हम कह सकते हैं कि ये फ्री मॉलिक्यूल है। सो अगर इसका और बड़ा स्ट्रक्चर देखोगे तो जैसे जैसे 11th में जाओगे तो आपको पढ़ाया ही जाएगा कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर हैं। ओके, समझ में आ गई बात? तो व्हेन क्रिस्टल हैविंग नेसेसरी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज हीटेड, इसको वाइप आउट करने या पोंछने से कभी कुछ नहीं होगा। देन इट लूजेस इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। खड़े नमक के क्रिस्टल देखे हैं, मिश्री के क्रिस्टल देखे हैं? मिश्री मिलती है तो सब क्रिस्टल होता है। एंड गेट कन्वर्टेड इनटू पाउडर। इनटू पाउडर। सम क्रिस्टल
loses its color also during this process. Some crystals loses its color also. What is water of crystallization? Water of crystallization कहते किसे हैं? सर वो कुछ पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल पर कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड से जुड़े रहते So हैं सर। a definite number of water molecule needed per molecule of ionic compound. ये सब किसके लिए चाहिए होते हैं? जिसमें आयन हो, जैसे CuSO4 एक आयनिक कंपाउंड है, ये कैटायन है और ये क्या है? एनायन. नीडेड पर मॉलिक्यूल ऑफ आयनिक कंपाउंड टू मेक इट क्रिस्टलाइज्ड. मेक इट crystallized is called water of crystallization. For example, CuSO4 contains 5 molecules of water for crystallization as water of crystallization. अच्छा, ये सर Na2SO4 में 7H2 7 लिख देंगे मॉलिक्यूल। Na2SO4 में तो नहीं है कुछ. Na2SO4 Na2CO3 है, उसमें 10 है. Na2SO4 का नहीं होता है कुछ. MgSO4 का 7 है. अब हम देखें तो जो हमारे पास हमने दिखाया कि Na2CO3 में 10H2O डाल दिया तो ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा और ये वॉशिंग सोडा बनाएगा. 10H2O डॉट लगाना जरूरी है, यही है वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा ये है और ये क्या सोडा है. इसकी प्रॉपर्टी नहीं है कपड़े धोना, इसकी है. सो ये कैसा एल्कली है? क्या ये हार्ड एल्कली है? सो इट एक्ट्स हार्डली ऑन क्लॉथ्स. ये सॉफ्ट नहीं है वॉशिंग सोडा. ठीक है, जेंटली काम नहीं करता कपड़ों पे, इसलिए ये कंडेम किया जाता है. अच्छा, अब देख लीजिए कि फिर भी इसके कुछ तो उपयोग होंगे. ये बनाया क्यों जा रहा है? सो यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा क्या है? इट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री. इट इज यूज्ड इन ग्लास मेकिंग. ग्लास आप क्या समझते हो? जो जैसलमेर की बालू है यही ग्लास है क्या? क्या सर? जो जैसलमेर में बालू है वही ग्लास है क्या? उसे पिघला के ग्लास बना देते हैं क्या? यस सर। सही बताने दो, कुणाल को इस चीज़ की जानकारी है क्या? जिस जमीन पे आप चलते हो वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, यस सर। वही बालू है. तो यही बालू है, या इसे सैंड भी कह सकते हो, सैंड. और अगर इसमें आप क्या मिला लो, इसमें Na2CO3 मिला लो और कोई मेटल मिला लो. अगर नहीं मिलाओगे तो कलरलेस बनेगी. और नहीं तो अगर आपको अलग अलग कलर, मेहरानगढ़ में जाओ, मोती महल में देखो अलग अलग कलर के ग्लास हैं. तो बेरिलियम मिला लो, कोबाल्ट मिला लो, निकिल से हरा हो जाएगा, कोबाल्ट से गुलाबी ग्लास बन जाएगा. लेड मिला लो, येलो बनाना है. तो अलग अलग मेटल मिलाओगे तो अलग अलग कलर आएगा. और इन तीनों के मिक्सचर को अगर आपने हीट कर दिया तो हीट करने से क्या होगा? कलर्ड ग्लास. और अगर सिर्फ इन दोनों को हीट किया तो कैसा ग्लास बनेगा? बोलो. ट्रांसपेरेंट. समझ में आ गई बात? सो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग. बालू से ग्लास बनता है, इसीलिए तो इतना सस्ता मिलता है. इट इज यूज्ड इन ग्लास. सोप बनाने के भी काम में आता है. सोप में क्या आपने NaOH डाला था क्या? बताओ. उस दिन कोकोनट ऑयल के साथ NaOH मिलाया था कि नहीं उसने? और बस घुमा दिया था 2 दिन में सोप. लेकिन आप चाहो तो आप NaOH ना डालो, ये भी डाल सकते हो, आपके पास ऑप्शन. ये भी तो एल्कली है,
ये भी तो बेसिक है कि नहीं, यही डाल दो तो सोप बना सकते हो। और इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री, क्या NaOH से भी पेपर आपने लुगदी बनाई थी? ट्री का जो बुरादा होता है ना, लकड़ी का बुरादा, उसी में NaOH डाल दो, बिल्कुल गल जाएगा, गला देगा। एल्कली हाथ गला देता है तो क्या लकड़ी नहीं गलाएगा क्या? बताइए। तो अगर आपको मैं दिखाऊं कि किस तरीके से पेपर बनाया जाता है, तो पेपर में कुछ नहीं है, NaOH मिक्स कर दिया और आप जो है उसमें पेपर बन जाता है। मेकिंग ऑफ पेपर फ्रॉम ट्री, सो इट इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस। और कईयों ने, आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि कैसे बनाया जाता है। नाउ देखिए कि ये देखो, Today, most commercially made paper is made from wood pulp, treated with Wood- chemicals and mechanically processed. ये चीज बताई गई है कि लकड़ी से बनाया जाता है। ये हैंडमेड Involves पेपर हो या techniques and कोई भी materials that go back over 2,000 years. These techniques have evolved over time, but the main ingredient remains the same: चाइना से imagination. हमारे पास ये टेक्निक आई है पेपर बनाने की। Handmade paper is a distinctive choice for a variety of uses. From next step, called beating the rag. Fill the Hollander with up to 350 kilos of rag. Once all the rag is in, the giant roll descends to begin the beating. Water pours down to soak the fabric as workers push it towards the roll. एक मिनट, या तो लकड़ी का बुरादा लो और ये ले लिया है। They sometimes take paper from previous batches, known as broke, and add it to the mix. पेपर तो रिसाइकल होता ही है, तो आप इसमें कई चीज़ें ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ ले सकते हैं। यू कैन टेक ए नंबर ऑफ थिंग्स। ओके, तो एक मिनट, ये सो यू कैन टेक ए नंबर ऑफ थिंग्स फॉर मेकिंग पेपर। अब जरा देखो, They may also add dye लकड़ी ले to लो। adjust the color, अब ये देखो, depending on the desired effect. कलर ऐड कर सकते हो, लेकिन After 8 hours of beating, ये workers feel the pulp's consistency. They will then take samples from this batch to make sure it doesn't contain any unbeaten rag or nuts. Next, they add colourful scraps of paper to the pulp to create a decorative pattern. वो तो डेकोरेटिव है, लेकिन जो चीज़ हमने बताई आपको, अब यही पेपर की लुगदी है। अब इसको देखो, ये ट्रे में डालेंगे, पेपर बन जाएगा। To make a sheet of paper, the vatman एक plunges a wooden हाँ, mold. बोलो। सर आप बोल रहे थे वो लकड़ी का बुरादा वो सैप ही है क्या सर? नहीं, इसमें लकड़ी का बुरादा नहीं डाला, इसमें कपड़े के रैग डाले, चिथड़े। अगर आप कुछ है जैसे हमने पहले जो देखे हैं, तो उसमें जो भी है ना, अलग अलग बनाने के लिए लकड़ी का बुरादा भी होगा। कुछ ऐसे हम देखेंगे तो हमको किसी साइट पे मिल जाएगा कि लकड़ी के बुरादे से भी बनाए जा सकते हैं। तो ये देखो, इसमें दिखा दूँ, ये देखो, अब देखो, ये लकड़ी है, फिर से देखो, अभी देखो, ये लकड़ी है, तो इससे पेपर बना लेंगे ये लोग। तो कैसे बनता है, काम वही है, बाकी तो समझ लिया ना। यही लकड़ी का चिप है, लकड़ी के टुकड़े ले लो बस। ये सब लकड़ी ले लो बहुत सारी, उसमें क्या डालो, बाकी का काम आपको हमने बता दिया है, और ग्लास भी बता दिया है। ग्लास का आप कैसे बनता है उसको आप कहाँ देखोगे? इट कैन बी सीन इन नेट, यूट्यूब में सब देख लेना, सब चीज़ आपको मिल जाएगी। 1-2 साइट में देखोगे, सब पता चल जाएगा कपड़ा कैसे बनता है। ये सब बेसिक प्रोसेस है, घर घर में बन रहा है। कल को नौकरी नहीं मिली तो कागज़ बनाओगे या कपड़ा बनाओगे या कुछ बनाओगे कि नहीं बनाओगे? तो ग्लास, सोप, पेपर, तो ये जब हर चीज़ घर घर में बन रही है,
तो पेपर इंडस्ट्री में भी है। सोप का हमने बता दिया, पेपर आपने देख लिया। ग्लास का सिर्फ हमने ऐसे बताया। इसको मेल्ट करके बहुत धीरे धीरे कूल करते हैं, उसको एनीलिंग कहते हैं। जल्दी नहीं कूल करते हैं, तब ग्लास बनता है। सो इंडस्ट्रीज में यूज होता है। सर आपने सर वो क्या लिखा है, मेटल प्लस SiO2? मेटल अलग अलग चाहिए। अगर मेटल अलग अलग डालोगे, निकल डालोगे तो ग्रीन कलर आएगा, कोबाल्ट डालोगे, रंगीन ग्लास देखें कि नहीं, कोबाल्ट डालोगे, कोबाल्ट एक तरीके का मर्जेंडा कलर देता है। मैं पर्पल लिख देता हूँ। सर उसका आगे क्या लिखा है? SiO2 बालू डालो और Na2CO3। Na2CO3 के ही तो यूजर्स देख रहे हो, तो वॉशिंग सोडा तो डालोगे कि नहीं डालोगे? तो ये तो चाहिए ना, और बालू डाल दो। अगर यही दोनों डालोगे तो कलरलेस ग्लास बनेगा। कलर्ड चाहिए तो एक मेटल डालना पड़ेगा, मेटल से कलर आता है। दूसरा, ये सोडियम कंपाउंड बनाने के भी काम में आता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोडियम कंपाउंड। सोडियम कंपाउंड बनाओगे। बोरेक्स जानते हो, सुहागा, क्या चीज़ सर? कंपाउंड बुक में लिखा है ना, बोरेक्स आपकी बुक में। बोरेक्स, बोरेक्स क्या होता है कि कभी चीनी मिट्टी के बर्तन देखें, सबसे ज्यादा ये चीन में मिलता है, चाइना क्ले। आप जिस कप में चाय पीते हो वो चमकती है कि नहीं चाय का कप? सर तो वो जिसमें अचार भी रखते हैं। बिल्कुल बनी नहीं। बोरेक्स कोई भी चीज है, अगर आप सिर्फ अपने घर में कुल्हड़ है उसमें बोरेक्स लगा दो और हीट कर दो, बिल्कुल चमक जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? बोरेक्स लगा देने के बाद ये जो भी चीज है, कोई भी बर्तन होता है वो शाइनी होने लगता है। तो बोरेक्स लगा देने से Na3B4O7 इसका नाम है, तो इट बिकम शाइनी। तो वहाँ बड़ी बड़ी बोरेक्स की लेक है, उसमें कीचड़ भरा है बोरेक्स का, तो उसमें सिर्फ वो क्या करते हैं कि मिट्टी से उसमें लेप लगा देंगे और फिर उसको गर्म कर देंगे आग में, और चमकदार बर्तन बन जाते हैं। इसीलिए तो ये जो चीनी मिट्टी के बर्तन है, इसे चाइना क्ले का नाम दिया गया, क्योंकि ये सबसे पहले ये कहाँ विकसित हुआ, वहाँ पर। तो Na3B4O7, क्या बी बोरॉन होता है, और इसी वजह से इसका नाम बोरेक्स पड़ा है। बताइए, ठीक है। बाकी इसके आगे कल हम और देखेंगे इसके क्या क्या यूज हैं, और भी कुछ है, वाटर की हार्डनेस रिमूव करना और क्या क्या है, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।